हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़। ठीक है, हम इसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे जहाँ हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें एक अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं। ठीक है, जिन गुड्स को हमें इकोनॉमिकली भी हेल्प करते हैं, लाइक हम मार्केट में उनको सेंड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे हमें पैसे मिल सकते हैं और फिर हम उसे यूज़ भी करते हैं। उनकी यूटिलिटी भी होती है और वो रॉ मटेरियल से ज़्यादा उनकी वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दिया है, हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या कभी आपने सोचा है जिस नोटबुक में आप अभी लिख रहे हो, ठीक है, आपके घर में जो नोटबुक है वो ऐसा तो है ही नहीं कि नेचुरली आपको मिल गई है कहीं से। जो वो नोटबुक है उस बहुत एक लंबा प्रोसेस हुआ है, इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी, उसके बाद जाके वो आपको मिली है। ठीक है, तो पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं कैसे नोटबुक बनती है आपकी। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। ठीक है, ट्री से सबसे पहले क्या था, ट्री जो हमारे ट्री थे उससे हमारी नोटबुक बनती है। तो ट्री क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, रॉ मटेरियल जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद आपको नोटबुक मिल रही है। नोटबुक क्या है, गुड्स है। गुड्स मतलब जिसको आप, जो लोग जो है बेचते हैं और आप लोग ख़रीद रहे हैं, आप उसका यूज़ कर रहे हैं चीज़ें लिखने के लिए, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना उनको काटा जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। पल्प मिल क्या होता है, जहाँ पे नोटबुक पेपर बनता है। ठीक है सॉरी, तो ट्री को जो है पहले हम काटते हैं, उसके बाद उसको पल्प मिल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है, देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। अब जो वहाँ जो ट्री को काटते हैं उसकी जो लकड़ी होती है उसमें प्रोसेसिंग होती है कुछ, और उसको क्या है वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम वुड पल्प में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं और उस केमिकल को मिलाने के बाद जो हमारी वुड पल्प है वो फाइनली क्या है, पेपर में कन्वर्ट होती है। मशीन की हेल्प से हम कन्वर्ट करते हैं। तो दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन ऑन द पेजेस। फिर इस पेपर में क्या होता है, जहाँ पे इंक मेड केमिकल्स होते हैं वहाँ इसको ले जाया जाता है। वहाँ पे क्या है, जो आपकी नोटबुक बीच में लाइन्स होती है ना, वहाँ पे ये लाइन जो है प्रिंट की जाती है। उसके बाद ये सारे पेजेस एक साथ बाउंड किए जाते हैं और उसके बाद आपकी नोटबुक बनती है। फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है सेल के लिए और फाइनली जो है आपके हाथ में आती है। तो देखिए कैसे ट्री से आपकी नोटबुक बनी है। तो ट्री रॉ मटेरियल है जिससे कि प्रोसेसिंग हुई, इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग हुई और फाइनली क्या है, आपको उसका क्या मिला, गुड मिला, जो कि आपके लिए यूज़फुल है और आप अभी उसे यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यही होता है, हमने पढ़ा था ना इससे पहले भी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, जिसमें हम इनपुट देते हैं रॉ मटेरियल को, जैसे गेहूँ धान भी उगा रहे हैं तो इनपुट दे के लेबर लगा के हम रॉ मटेरियल्स उगाते हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और फिर टर्शरी में क्या होता है, जब वो सारी चीज़ें बन जाती हैं, आउटपुट हमें मिलता है तो हम उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बेचते हैं। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें क्या होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको हम गुड्स में, प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, जो कि क्या है और वैल्यू उस रॉ मटेरियल की बढ़ा देता है। ठीक है, लोगों के उसमें और भी वैल्यू बढ़ जाती है। सो एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। जैसे आपने देखा कि जो पल्प था पहले उसका लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पल्प को क्या करा, पेपर में चेंज करा, फिर पेपर को क्या करा, नोटबुक में। तो नोटबुक का तो काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके उसकी वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो दिस रिप्रेजेंट 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू दैम एट ईच स्टेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जो पेपर आपका पल्प से बन रहा है या फिर आपके जो क्लोथ्स हैं कॉटन से बन रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यू जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वैसे वैसे उनकी क्या है, वैल्यू बढ़ते जा रही है, वैल्यू ऐड होते जा रही है। और हमें क्या है, अब जैसे कॉटन ही ले लीजिए, कॉटन खाली कॉटन का कपड़ा है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है खाली जब कॉटन प्रेजेंट है, लेकिन जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो फिर वो क्लोथ्स बन रहे हैं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बढ़ती जाती है, गुड्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। So in this way the finished product has more value and utility than the raw material that is made from। तो इसी वजह से क्या होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो हमें फाइनली आउटपुट मिलता है, उसकी क्या होती है, ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा यूज़ होता है किसके कंपैरिजन में, रॉ मटेरियल जिससे वो बना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वुड है, पल्प है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको केमिकल से मिला के क्या है, प्रोडक्ट पेपर बना रहे हैं, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। अब आपको बताया इंडस्ट्रीज होते क्या है। इंडस्ट्रीज रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। तो इंडस्ट्रीज मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब यही है कि जिस चीज़ों से हमें पैसा मिल रहा है, तो जिसमें हमारा मेन कंसर्न क्या रहता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, मिनरल्स जो हमारे रॉक्स वहाँ से होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ यही है कि कैसे हम जो है इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से हमें इकोनॉमिकली हेल्प कर रही है, जिससे हम इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को गुड्स में चेंज कर रहे हैं। सो दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, जिसमें हम आयरन और स्टील को काफ़ी अच्छे फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ बताया गया है, जो कि रॉ मटेरियल, साइज़ और ओनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई की गई है। अब देखिए रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो क्लासीफाई की गई है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मटेरियल होता है जो इनिशियली, तो इंडस्ट्रीज़ में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब किस टाइप का रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो क्या है, जो हम एग्रीकल्चर में गेहूँ धान लगाते हैं वो भी रॉ मटेरियल है, और जो मेटल्स जो हैं, मिनरल्स मतलब हम माइनिंग करके जो हम मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है, रॉक्स से, वहाँ से मेटल निकालते हैं, वो भी एक रॉ मटेरियल है। फिर फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट डिपेंडिंग होता है वहाँ पे भी हो गया। मरीन बेस्ड जो मछलियाँ पानी होती हैं, ठीक है, उसमें जो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल हैं। तो सबसे पहले क्या, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, इसमें जो सारे रॉ मटेरियल होते हैं वो प्लांट और एनिमल में ही बेस्ड होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से प्रोडक्ट जो है हमारा गुड प्रोडक्ट बनाया जाता है। रॉ मटेरियल हम प्लांट और एनिमल ही यूज़ करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि दूध है, ठीक है, जैसे एनिमल से, वहाँ से हमें क्या मिला, मिल्क मिला, मिल्क से क्या है हमने और भी कई सारी चीज़ें फिर हैं उससे हमने बनाई, ठीक है, जैसे मिल्क से हमने जो है पनीर बनता है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है कर्ड ये वो, उसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर आपने गेहूँ धान उगाए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर की आपने फार्मिंग की, प्लांट्स उगाए, तो उससे हमें बाद में अच्छी क्वांटिटी में हमें वीट राइस मिला, हम राइस से और बिस्किट्स बना सकते हैं। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी जहाँ पे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें या प्लांट्स एनिमल आप क्या है रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ दैट यूज़ मिनरल ओर एज द रॉ मटेरियल। यहाँ पे हम मिनरल ओर को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़ फेड अदर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इस इंडस्ट्रीज़ के वजह जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी काम आते हैं। जैसे कि आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल। अब जैसे आयरन जो हम आयरन ओर के रॉ मटेरियल है, उसमें से हमने माइनिंग करके, ड्रिलिंग करके जो मिनरल की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें करके क्या है आपको क्या मिला, आयरन मिला। तो क्या है, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का ही जो है प्रोडक्ट है। दिस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ। तो ये हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम आयरन से क्या बना सकते हैं, हैवी मशीनरीज बना सकते हैं, और हम रेलवे लाइंस बना सकते हैं, रेलवे कोचेस बना सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, हमारे घर बनाने में कितना आयरन यूज़ होता है। तो जो ये आयरन है ये क्या है, एज अ रॉ मटेरियल हमारा यूज़ हो रहा है, इससे हम काफ़ी चीज़ें जो है बना रहे हैं। उसके बाद है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सी
एंड ओशन एज अ रॉ मटेरियल। अब क्या है, नदियों से, ओशन से जो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि इसमें क्या है, इसका क्या है, सी फूड हो गया, और जो है फ़िश ऑयल, जो मछलियाँ हैं वो रॉ मटेरियल है, उससे जो ऑयल निकलता है फ़िश ऑयल, ठीक है। ये सारे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। देन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल द, जैसे कि अब फॉरेस्ट है, हमें फॉरेस्ट से भी तो काफ़ी चीज़ें, पेड़ ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो एज अ मेडिसिन, दवाइयों की तरह जो है काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, अब जो आपका भी मैंने ऊपर पेपर वाला एग्ज़ाम दिया था, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का ही तो है। उसमें हमने ट्रीज़ से जो है पेपर बनाया, या फिर बहुत सारे नीम है, जैसे नीम से भी कई ज़्यादा मेडिसिन जो बनाई जाती है, तो नीम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, उसके बाद उससे कई तरह की मेडिसिन बन रही है, तो वो एक अच्छा गुड हो गया, और उसमें हम जो है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है फिर जब वो मेडिसिन बन गई, ठीक है। लकड़ियों से फर्नीचर बनते हैं, घर के बिल्डिंग्स बनती हैं, तो जो रॉ मटेरियल फॉरेस्ट के यूज़ हो रहे हैं उसे हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। अब देखिए, साइज़ के बेसिस पे बताए थे ना, साइज़, ओनरशिप, इन सब के बेसिस पे रॉ मटेरियल यहाँ पे बताए थे ना, इनके बेसिस पे तो रॉ मटेरियल का तो हो गया। अब साइज़ के बेसिस पे कैसे होती है, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। साइज मतलब कि है कि हम एक इंडस्ट्री को बनाने में उसमें कितना पैसा लग रहा है, कितने पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। साइज़, जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतने ज़्यादा तो पैसे लगेंगे ना। और नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे, कितने लोग काम कर रहे हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोटेक्शन है, कि साइज़ क्या है लैंड का, ठीक है। तो इसके वजह से हम दो तरीके से इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब देखिए, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिशन। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, हाथों से ही बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आर्टिशियंस हैं, जैसे वो पॉट्स बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाथों से बनाते हैं, उससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे इसमें बताया बास्केट वीविंग, ठीक है। वो इतने अच्छे अच्छे पॉट्स, बास्केट्स जो हैं हाथों से बनाते हैं, पॉटरी करते हैं, और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स, कैंडी क्राफ्ट्स होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है। तो अब देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लोग अपने हाथों से चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगाते हैं लोग, कैपिटल भी कम होता है, और टेक्नोलॉजी भी कम होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में। और क्या है, अब जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपेरियर। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है ना, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, जिसमें हम कम कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, हमारे लेबर कम है, टेक्नोलॉजी कम है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, इसमें हम क्या है, ज़्यादा एरिया में प्रोटेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेबर यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमें आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गया। अब ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है, अब इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ओनरशिप में हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर्स वो होते हैं जो कोई लोग, इंडिविजुअल जो पीपल है, या तो एक खुद ने, किसी एक इंसान ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने जो अपनी कंपनी खोल ली, ये होता है प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वही ओन करती है, वही चलाती है। ये क्या है, हमारे पब्लिक सेक्टर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और स्टील अथॉरिटी है, ये सारी जो है पब्लिक सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट चला रही है। अब जॉइंट सेक्टर है, नाम से ही लग रहा है जॉइंट, कि दो लोग मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जॉइंट सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स लोग, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग होते हैं। तो यही है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है मारुति उद्योग हो गया। अब कॉरपोरेटिव सेक्टर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ठीक है, या जो वर्कर होते हैं, वही जो है ये इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, शुद्ध डेयरी हो गया, ये सारे कोऑपरेटिव के
एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर जो इंडिविजुअल, जो लोग खुद से ही, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फिर प्राइवेट ही हो गया। पब्लिक में जो गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्व होती है, जॉइंट जिसमें गवर्नमेंट और हमारे पब्लिक वाले दो, मतलब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। और कॉरपोरेटिव में मतलब जो लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं या जो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या फिर जो वर्कर होते हैं वो ही अपनी एक इंडस्ट्री जैसे बना लेते हैं, जैसे कि शुद्ध डेयरी हो गया, ये सारी चीज़ें। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब हमें कहीं पे इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो हम ऐसे ही तो कहीं पे उठा के इंडस्ट्री बना नहीं देंगे। उससे पहले बहुत सी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेंगी ना, कि वहाँ के आसपास का एरिया कैसा है, वहाँ मार्केट कैसा है, वहाँ का लेबर कैसा है, कितना एरिया है वहाँ पे। तो यही दिया कि क्या क्या फैक्टर हैं जिसमें हम डिपेंड करते हैं जब इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल हम देखते हैं वहाँ पे आसपास जो है अवेलेबल होगा नहीं, लेबर्स देखेंगे ना वहाँ पे लेबर है या नहीं है, स्किल लेबर। कैपिटल, हम कितना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आसपास मार्केट है नहीं है, जिससे मार्केट में जाके ही तो चीज़ें बिकेंगी। और पावर है नहीं है वहाँ पे, लाइट का सोर्स, क्योंकि लाइट से ही टेक्नोलॉजी रन हो रही है, वो पावर से हो रही है। ज़मीन है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है या नहीं है, तो यही सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेबिलिटी ऑफ, वही रॉ मटेरियल होना चाहिए, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ ऑल दिस फैक्टर आर इजीली अवेलेबल। तो इंडस्ट्रीज़ मोस्टली वहीं पे बनती है ना जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अब ऐसा तो है नहीं कहीं आपने एक जगह इंडस्ट्री बना दी, चलो ना, वहाँ पे रॉ मटेरियल है, लेबर नहीं है वहाँ पे, पावर नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या फ़ायदा आपको वहाँ पे इंडस्ट्री बना के। वहाँ पे ना ही इंडस्ट्री आपकी चलेगी, काम ही नहीं कर पाओगे ना आप अपना स्टार्ट। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है, इंडस्ट्रीज़ भी जो है वहीं पे सेटअप होती है। अब क्या होता है, समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडी पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। अब लेकिन कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर देती है अपनी तरफ से, पावर हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट की चीज़ें जो है, अगर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लंबे में कर रही हैं तो कॉस्ट कम हो गया, और भी बहुत सारी, जिससे कि अब जो बैकवर्ड एरिया है जहाँ ये सारी चीज़ पॉसिबल नहीं है वहाँ भी इंडस्ट्रीज़ बना सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ भी तो हो रही है उसकी। अब जैसे दिल्ली है, वहाँ पे नोएडा है, वहाँ पे क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ जो है अवेलेबल होगा। तो क्या है, सिटी और टाउन की वहाँ पे जो है ग्रोथ बढ़ रही है ना। अब देखिए इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है। तो देखिए एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या आता है, इनपुट्स भी आते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हम दे रहे हैं, कैसे हम उससे बना रहे हैं, प्रोसेसेस होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उससे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। अब जैसे ये बताया कि इनपुट है हमारा रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे आपके रॉ मटेरियल हैं। फिर जो प्रोसेस होती है जिसमें हम वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, जो जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और आउटपुट हमें उससे जो मिल रहा है, ठीक है। द आउटपुट आर दी एंड प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट ही एंड है, ठीक है, प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट होते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं। तो इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहाँ कपड़े बनते हैं, द इनपुट में भी क्या हो सकता है, कॉटन हो सकता है इनपुट, कॉटन से कपड़ा बनेगा ना, और लेबर हो सकते हैं, उनकी हेल्प से होगा, फैक्ट्री हो सकती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, और जो प्रोसेस होगी जिसमें गिनिंग होगी, स्पिनिंग होगी, वीविंग, इनके हेल्प से डाइंग हो गई, ठीक है, कपड़ा वीव होगा, स्पिन होगा, उसमें फिर कलर किया जाएगा, उसमें कुछ प्रिंट किया जाएगा, तो वो उसकी प्रोसेस हो गई। और आउटपुट क्या है, जो शर्ट आप पहन रहे हैं वो क्या है, आउटपुट है। अब इंडस्ट्रियल रीजन्स देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। अब इंडस्ट्रियल रीजन, अब ऐसा होता है ना, कहीं पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बगल में होती है, तो जिससे क्या है, वो एक दूसरे से अपने बेनिफिट्स भी जो हैं शेयर करती हैं। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका में है वर्ल्ड में, जहाँ मतलब आप अगल बगल ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ठीक है।
तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। जो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं वो उस एरिया में होते हैं जहाँ पे टेम्परेट एरिया होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मौसम मतलब एक टेम्परेट बना रहता है, और नियर सी पोर्ट मतलब सी पोर्ट के नज़दीक होता है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए, और नियर कोल फील्ड्स होता है जिससे हमें कोल फील्ड्स है तो वहाँ में से हमें पेट्रोलियम जो भी हम मिनरल ले रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने में ईजी हो। तो इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के पास हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बेंगलोर में हैं, तमिलनाडु में, हुगली रीजन में, अहमदाबाद, छोटा नागपुर, गुड़गांव में, दिल्ली, मेरठ, ठीक है, यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज़ है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी ठीक ठाक है और सी पोर्ट के भी नियर है, स्पेशली यहाँ से क्या है कोल फील्ड्स जो है पास हैं इसीलिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ ये हम पढ़ेंगे। सो द वर्ड मेजर इंडस्ट्रीज़ आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो वर्ल्ड की सबसे मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं सबसे बड़ी वो क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि आयरन और स्टील से हमारी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हम आयरन और स्टील से बनाते हैं। इवन जो हम मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान यूज़ कर रहे हैं किसी भी रॉ मटेरियल का वो भी आयरन और स्टील से हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ जो है बनती है। तो मेजर जो इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील की ही है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। अब देखिए द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर ओल्डर इंडस्ट्रीज़। जो आयरन और स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ये अभी एमर्ज हो रही है, ये उतनी पुरानी नहीं है। अब देखिए द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड आर जर्मनी और यूएसए, चाइना, जापान, रसिया। यहाँ पे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादा लोकेटेड हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में हैं। और जो मेजर हब्स हैं जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया है, और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे पाई जाती हैं। अब देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या होता है। लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कॉम्प्राइजेज वेरियस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। अब जैसे और इंडस्ट्रीज़ में है जैसे एग्रो बेस्ड और ये सारी इंडस्ट्री मिनरल और इंडस्ट्रीज़, इनमें क्या है इनपुट प्रोसेस आउटपुट सारी चीज़ें होती हैं, तो आयरन और इंडस्ट्रीज़ में भी ये तीनों चीज़ें होती हैं। दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट आर यूज एज अ रॉ मटीरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। अब ये क्या फेडर बेस इंडस्ट्री का, क्योंकि और भी बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ ऐसे होंगी जो कि क्या करती होंगी ये आयरन और स्टील को एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ करती होंगी अपनी और चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मेल्टिंग बताया है। स्मेल्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं मेटल्स निकाले जाते हैं आयरन ओर्स के। जब हम क्या करते हैं आयरन ओर से तो हम क्या करते हैं ओर्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी ऊपर हम उसको हीट करते हैं, और उससे क्या है फिर हम मेटल्स जो भी उसमें मेटल प्रेजेंट है उसको निकालते हैं, उसे हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो द इनपुट फॉर द इंडस्ट्रीज इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन कोर। अब जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए इनपुट होता है वो आयरन कोर होता है, कोल होता है, लाइमस्टोन होता है, जिसमें हम लेबर का भी यूज़ करते हैं ना, क्योंकि जो माइनिंग की प्रोसेस है जिससे आयरन ओर से हम आयरन निकाल रहे हैं एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उससे हम लेबर भी चाहिए होंगे हमें, और कैपिटल और भी सारी चीज़ें जो है हमें चाहिए होती हैं। अब वही द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर और स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। तो वही जो आयरन ओर और स्टील को हम जो कन्वर्ट करते हैं मेटल निकालते हैं आयरन ओर से, इसमें बहुत सारी प्रोसेस बहुत सारी जो है इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे हम पहले क्या करते हैं द रॉ मटेरियल इज पुट इनटू ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज। बहुत ज़्यादा आग की भट्टी में जो है हम हमारा जो रॉ मटेरियल है जो भी ओर है ठीक है उसे हम रखते हैं, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड क्या है हम उसे गर्म करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं हम जो मेन मेटल होता है जैसे कि आयरन या स्टील है उसे हम उससे निकालते हैं, उसके बाद हम उसको रिफ़ाइन करते हैं, और फिर क्या होता है द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील। ठीक है, जो आउटपुट हमें मिलता है फिर स्टील होता है, आयरन होता है, जो कि और इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल भी यूज़ करती हैं। अब देखिए स्टील क्या है, स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड कट और मेड इनटू वायर। स्टील टफ होता है जिसे हम ईजिली हम काट सकते हैं, ठीक है, उसे कोई भी शेप दे सकते हैं और ईजिली हम उसको क्या है उसके स्टील के हम तारी भी बना सकते हैं।
स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स, ठीक है। हम अलॉय के मतलब हम स्टील के अलॉय भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने स्टील में क्या है कोई और मेटल बना लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, हमने ये सारी मेटल अगर हम स्टील में मिला रहे हैं तो इससे क्या है स्टील के अलॉयज़ भी हम बना सकते हैं। अलॉयज से हमें क्या देते हैं, अनयूजल हार्डनेस देते हैं, टफनेस देते हैं, और जो है रस्ट जो जंग लग जाता है उससे लड़ने की कैपेबिलिटी भी जो होती है अलॉय में होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये मतलब आयरन ओर से हमने आयरन कैसे निकाला है, इसको बहुत ही ज़्यादा फर्नेस पे इसे मतलब हीट किया गया है। उसके बाद ठीक है जब मेल्टिंग पॉइंट से अबव जा रहा है तो फिर यहाँ से जो है ये निकाल रहे हैं जो आयरन जो हमारा गुड्स जो भी हमें मिल रहा है, ठीक है। अब क्या है, स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं या तो वो आयरन से बनी है या तो स्टील से बनी है, ठीक है, और या फिर उन टूल्स से हेल्प से बनी है जो कि आयरन और स्टील से ही बने हैं, इसलिए हम आयरन को बैकबोन बोलते हैं। जैसे कि शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स एंड ऑटोज़ आर मेड लार्ज ऑफ स्टील्स। अब जैसे जो शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, ठीक है, ट्रक्स हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में तो यूज़ होती हैं गुड्स की, तो ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं, स्टील से ही बनी हैं। और इवन जो सेफ्टी पिन्स है, निडल्स है, ये सारी चीज़ें स्टील से बनी हुई है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, और जो ऑयल वेल्स होते हैं जहाँ से हम ऑयल तेल निकालते हैं, ठीक है, वो भी स्टील से ही हम ड्रिल करते हैं उसको। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, ठीक है, और क्या है पाइपलाइन बनी है स्टील की जिससे ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो स्टील और आयरन से बनी होती हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको बैकबोन बोलते हैं इंडस्ट्री का, क्योंकि और इंडस्ट्रीज़ इन स्टील और आयरन को यूज़ करके काफ़ी बहुत सी चीज़ें बनाती हैं। अब क्या, बिफोर 1800 AD क्या था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वॉज ईजिली अवेलेबल। तो 18 1880 जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वहाँ लोकेटेड थे, जहाँ क्या है रॉ मटेरियल है, मतलब उसके आसपास कोल माइंस या फिर आयरन ओर्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ होगी जहाँ पावर सप्लाई इजीली अवेलेबल होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ इजीली होगा, वहाँ पे ये सारे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश थे बिफोर 1800 AD। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज़ वॉज नियर कोल फील्ड। फिर उसके बाद जो है आइडियल इंडस्ट्री लोकेशन थी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की, वो वहाँ पे थी जहाँ पे कोल फील्ड था, नियर कोल फील्ड, और नियर टू जहाँ पे कैनाल्स और रेलवेज लाइंस जहाँ पे नियर थी वहाँ पे। उसके बाद पहले कहाँ पे थी, जहाँ पे पावर, रॉ मटेरियल, रनिंग वाटर था। उसके बाद कहाँ पे आई, जहाँ पे इजीली कोल माइंस अवेलेबल हो, जहाँ पे रेलवेज कैनाल्स इजीली अवेलेबल हो। फिर आफ्टर 1950 क्या हुआ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। अब 1950 के बाद क्या हुआ, स्टील इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे स्टैब्लिश होने लगी जहाँ पे सी पोर्ट के किनारे। और सी पोर्ट के किनारे इसलिए होने लगी क्योंकि जो ये आयरन और स्टील्स है इससे हम और सारे प्रोडक्ट बनाते, तो ट्रांसपोर्टेशन हो जो है वो चाहिए होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन सीज के ही थ्रू होता है, तो उसके पास है तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ पे इजी बन जाता है, ठीक है। फिर क्या है, इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड, ठीक है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल। आयरन में भी जो है इंडिया में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है जो मतलब रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ठीक है, इन सब की हेल्प से। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एस भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सिचुएटेड है, जो मतलब 4 स्टेट्स जहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आयरन और स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा लोकेटेड है क्योंकि यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। अब देखिए जमशेदपुर में बताया है कि बिफोर 1947 क्या था, देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। एक ही स्टील और आयरन प्लांट था कंट्री में जिसका था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, एक ही थी, ठीक है, हमारी कंट्री में। फिर क्या है, इट वॉज, और वो गवर्नमेंट की भी नहीं थी, प्राइवेटली किसी ने किसी इंडिविजुअल पर्सन ने या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उन्होंने बनाई थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सेवरल मतलब आयरन और स्टील प्लांट उन्होंने जो है डेवलप किए। और टिस्को जब है 1907 एट सक्ची में जो है सबसे पहले जो है डेवलप हुआ था,
ठीक है। तो जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द, मतलब ज़्यादातर जमशेदपुर में ही आयरन और स्टील जो है चीज़ें सेंटर अवेलेबल हैं। अब जैसे जैसे साक्षी वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीज़न। अब साक्षी में यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इसीलिए बहुत सारे रीज़न है कि इसको चूज़ किया था, बिकॉज जो ये जगह थी ये क्या थी, सिर्फ 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम किलामती स्टेशन थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है आयरन ओर और कोल सारी चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती थी। ठीक है, और इसमें जो है लार्ज मार्केट भी यहाँ पे हमें मिल जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए यही सारी चीज़ें तो चाहिए, जहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिल रही है, रेलवे लाइन से ट्रांसपोर्ट के लिए, नियर सी एरिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईजी हो जहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे हमें कोर फील्ड या आयरन और पास हमें मिल सके, जिससे कि हम उससे उसमें ड्रिलिंग करके या माइनिंग करके उससे आयरन या स्टील एक्सट्रैक्ट कर सके। फिर क्या हुआ, इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट जो है टिस्को के बाद वहाँ पे जो है डेवलप हुए। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके बाद क्या, आयरन और स्टील जब इंडिया में डेवलप हुए तो उसके बाद क्या और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सारी इंडस्ट्रीज़ आयरन और स्टील में ही डिपेंडेंट रहती थी, क्योंकि इनकी हेल्प से ही सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। बहुत ज़्यादा जो है स्टील और मिनी स्टील मिल प्लांट जो है प्रेजेंट थे यहाँ पे। अब पिट्सबर्ग ये क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है। द स्टील इंडस्ट्रीज एट पिट्सबर्ग इंजॉयस लोकेशनल एडवांटेज। ठीक है, यहाँ पे लोकेशनल एडवांटेज, यहाँ पे जो जिस लोकेशन में ये मतलब बनी हुई है, यहाँ पे क्या है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल यहाँ पे जो है कोल इजीली अवेलेबल होता है, वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइल्स एंड माइंस टोटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग आर चीपली। तो यहाँ पे जो है पिट्सबर्ग में जो है एक बेस्ट रूट है, जहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से और सस्ते उसमें पहुँचा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको दी हैं। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ कपड़े बनते हैं। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज़ एन एंशंट आर्ट। अब यार्न से जो कपड़े जो है बुनना वो बहुत ही पुरानी आर्ट है, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। जब हम कपड़े बनाने के लिए कॉटन का, सिल्क का, जूट का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। ठीक है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन दैम। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि हम उसको बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कपड़ा बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब फाइबर क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, नॉन मेड भी हो सकता है, ह्यूमन मेड भी हो सकता है। अब नेचुरल फाइबर क्या क्या है, जैसे कि वूल हो गया, सिल्क, कॉटन, ये सारे नेचुरल फाइबर है, इनकी हेल्प से तो कपड़े बनते हैं ना। और मैन मेड फाइबर क्या होता है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, रेयन, इन सब के आपने सुना भी होगा, पॉलिस्टर के कपड़े के, ठीक है, नाइलॉन। तो ये सारी चीज़ें क्या रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। रॉ मटेरियल मतलब इन्हीं की हेल्प से क्या है, इनको जब प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें एक फिनिश्ड गुड मिलता है। तो जब आप कॉटन, जूट, सिल्क इन सबको प्रोसेसिंग करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए। फिर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी में, जब तक कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है 18th सेंचुरी में, उससे पहले क्या था, कॉटन क्लोथ्स वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स। कॉटन क्लोथ्स जो है हाथ से बनाए जाते थे। फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फिर ऐसे पावर आया, ऐसे बहुत सी टेक्नोलॉजी आई जिससे फिर उससे जो है कपड़े बनाने लगे। सबसे पहले ब्रिटेन में आया, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आया। सो इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया में क्या है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है कॉटन के कपड़े जो हैं बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, बिफोर द ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, इंडियन हैड स्पन एंड हैड वुवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। मतलब हाथ से ही जो लोग अपने कपड़े बनाते थे उसका भी बहुत ही बड़ा एक मार्केट था। और जो मुस्लिम्स और ढाका थे, ठीक है, और जो
synthesis of Mustipatnam, Calicox of Calicut and gold wrought cotton of Burhanpur, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है पूरी दुनिया में जाने जाते थे कॉटन की क्वालिटी और उसके डिज़ाइन के लिए। तो अपना ही इन ब्रिटिश में आने से पहले इन लोगों का अपना ही एक मार्केट था। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव। लेकिन जो प्रोडक्शन था हैंड जो हाथ से बिन के जो है कॉटन के कपड़े बनाते थे वो महंगा भी था और इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग था, टाइम भी ज़्यादा लगता था। उसके बाद क्या हुआ, हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स। फिर अब क्या है, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो इंडिया में ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल थी वो जो है कंपटीशन नहीं फेस कर पाई। ठीक है, जैसे कि जो न्यू टेक्सटाइल मिल वेस्ट में प्रोड्यूस हुए थे जो कि क्या कर रहे थे, चीप क्वालिटी में सस्ते दामों में भी कॉटन दे रहे थे और गुड क्वालिटी का फैब्रिक दे रहे थे, क्योंकि उनके पास ऐसे टूल्स टेक्नोलॉजीज आ गए थे, टाइम भी कम लग रहा था। तो फिर यहाँ पे जो इंडिया की टेक्सटाइल कंपनी थी वो फेल हो गई है। फिर उसके बाद क्या है, फिर यही हमने देखा कि कैसे मशीन्स की हेल्प से हम अच्छे से कपड़ों को बना सकते हैं। तो इस मुंबई में इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में। ये इसीलिए हुई थी, पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई में हुई थी। ठीक है, 1854 में मुंबई में इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वार्म रहता है, मॉइस्चर भी सही रहता है क्लाइमेट में, और यहाँ पे जो मशीनरी भी अच्छे से इंपोर्ट हो जाती है, रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, यहाँ पे स्किल्ड लेबर भी हमें मिलती है, जिससे कि इंडस्ट्रीज एक्सपेंड होती। ठीक है, इनिशियली क्या था, द इंडस्ट्रीज फ्लोरिस्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ आज़ादी हुई क्योंकि जो कंडीशन यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो था अच्छा था। लेकिन आज क्या है, ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, हम ह्यूमिडिटी को बना सकते हैं। एंड रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो द इंडस्ट्रीज हैड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। दूसरी जगह भी इंडस्ट्रीज जो है स्प्रेड होने लगी, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, यहाँ पे जो है और जगह इंडस्ट्रीज स्प्रेड होने लगी। ठीक है, फिर यहीं पे आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है ना कि कहाँ कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी। जैसे अहमदाबाद में क्या थी, गुजरात में लोकेटेड है, बैंक ऑफ साबरमती रिवर। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहला मिल इस्टेब्लिश हुआ था 1859 में। फिर इट सून बिकम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, इसके बाद ये बन गई थी। ठीक है, अहमदाबाद। और यहाँ पे क्या था कि अहमदाबाद सिचुएटेड जो है बहुत ही नियर थी जहाँ पे कॉटन हमें मिलता है, जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है। तो इससे क्या हो रहा था कि हमें रॉ मटेरियल इजीली मिल जा रहा था, और जो क्लाइमेट था वो स्पिनिंग और वीविंग के लिए अच्छा था। ठीक है, तो सारी चीज़ें इजीली यहाँ पे मिल रही थी। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, तो हमें यहाँ पे स्किल्ड लेबर भी हमें काम करने के लिए मिल जा रहे थे, और वेल डेवलप्ड यहाँ पे कि रोड्स थी, रेलवे नेटवर्क भी अच्छा था, तो ट्रांसपोर्टेशन भी जो है अच्छा हो रहा था, इजीली हो रहा था। तो यहाँ पे भी इस्टेब्लिश जो इंडस्ट्रीज़ है बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंड की। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में क्या है, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, ये मिल जो है बंद हो गया। ठीक है, अब ओस्का में जो थी कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर, ये जापान में है, जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ जापान भी बोलते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन ओस्का ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स, कुछ जोग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर देख के ही हम इंडस्ट्रीज़ को बनाते हैं ना, रॉ मटेरियल की अवेबिलिटी, लेबर की अवेबिलिटी, लैंड की अवेबिलिटी, क्लाइमेट की अवेबिलिटी। तो ओस्का जापान में जो इंडस्ट्रीज़ ग्रो की गई थी वहाँ पे ये था कि लैंड इजीली अवेलेबल थी, जिसमें वो अपने कॉटन को उगा सकते थे। ह्यूमिड क्लाइमेट भी था, ह्यूमिड क्लाइमेट कॉटन के लिए जो है अच्छा होता है, वार्मर ह्यूमिड क्लाइमेट। और रिवर भी पास थी, जिससे उन्हें क्या था, पानी इजीली मिल जाता था, लेबर भी इजीली अवेलेबल थे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जगह जो है चीज़ें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अच्छा था, क्योंकि रोड्स, रेलवे लाइंस, अच्छी रोड्स थी, रेलवे लाइंस यहीं पे थे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया है यहाँ पे इसमें कि जो इमेजिन हाउ मच कुड बी अकम्प्लिश्ड इफ कंपनीज कुड ऑपरेट ऑन अ 24 आवर। अगर कंपनी 24 आवर वर्क करेंगे तो हमारे कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसमें यही बताया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ है वो किससे डील करती है, स्टोरेज, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उसका स्टोरेज, प्रोसेसिंग, और उसको कैसे, इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। टुडे इंडस्ट्रीज़ हैज़ बिकम ग्लोबल। आजकल जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हर वर्ल्ड वाइड में फैली हुई हैं। ये इसीलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, और मतलब हर चीज़ें अवेलेबल है।
यहाँ पे और जो मेन फैक्टर है कि रिसोर्स का हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आईटी इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और ये काम को भी जो है फिर ह्यूमन एफर्ट्स को भी बहुत कम कर देती हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि ये जैसे न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अदर सिटीज़, पुणे, गुड़गांव, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आईटी सेंटर्स यहाँ पे जो हैं अवेलेबल हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं हम। तो इसमें आपको जो है बोला गया है कि इंडस्ट्रीज़ क्या है, व्हाट इज़ इंडस्ट्री। तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि हमें क्या हो रहा है, गुड मिल रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड है, हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे ही हम इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। वट आर द मेन फैक्टर्स, मतलब इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है। फिर है विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब कि हमें कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है डेवलप करनी चाहिए, हम क्या क्या फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वहाँ हमें कितने स्किल्ड लेबर मिल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पावर लाइट की अवेलेबिलिटी है या है नहीं, कैपिटल कैसा, मतलब कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, आसपास मार्केट है या नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। सो विच इंडस्ट्रीज ऑफन रिफर टू एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, हम किसे बोलते हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं, क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं अपने और भी अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई में क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एकदम से एक्सपेंड हुई थी, इसलिए हुई थी क्योंकि जो मुंबई था ना, वहाँ पे जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, जैसे वहाँ पे जो टूल्स और मशीनरीज वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या था कि वहाँ का क्लाइमेट वार्म था, ह्यूमिड क्लाइमेट था, स्किल्ड लेबर वहाँ पे हमें मिल रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजीली हो रहा था वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे जो है इजीली हमने वहाँ पे बनाए थे। तो इसके बाद मतलब यहाँ पे ये आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारी चीज़ें वहाँ बता दी गई हैं, ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर बनाया था, तो इससे आपको इजीली जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे आपको बोला है कि यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और मिनरल इंडस्ट्रीज़ में क्या डिफरेंस है, तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, इन सब के हेल्प से। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट ओन करती है किसी एक इंडस्ट्रीज़ को, और जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट और फिर जो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है साथ में मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, सारी चीज़ें थी चैप्टर में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में था और इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।